घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। आपके पास कितने तर्क हैं वर्क फ्रॉम होम करने के? आपके पास कितने तर्क हैं वर्क फ्रॉम होम ना करने के? मसलन मैं आपको बताऊं कि दुनियादारी का ये शूट शुरू होने से ठीक पहले मेरे घर में इस चीज़ को लेकर शास्त्रार्थ हो रहा था कि भोजन में लौकी खाई जानी चाहिए या नहीं। अगर आप आयुर्वेद की तरफदारी करने वाले हैं, अगर आप हरी सब्जियों के संप्रदाय से आते हैं, तो आप मुंडी हिला सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का सोचिए जो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता। क्या उसका आमाशय इस चीज़ का अधिकारी नहीं है कि कुछ मसालों में लिपटा, कुछ करी पत्ते की गमक से सुवासित भोजन उसके सामने आए? विचार करिएगा और बताइएगा। दुनियादारी पर तो बात होगी ही, लेकिन कभी कभी चौकीदारी पर, जी, इसका चौकीदारी से कोई संबंध नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में किचन को चौका कहते हैं और उससे जुड़े शास्त्र को चौकीदारी। तो बताइएगा इस चौकीदारी के बारे में आपकी क्या राय है। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन देख रहे हैं लल्लन टॉप का, जिसका नाम दुनियादारी है। भेड़िए के शिकारी झुंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वुल्फ पैक कहते हैं। अमूमन 6 से 7 भेड़ियों के इस झुंड का अनुशासन, काम के वक्त एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी, ये वुल्फ पैक को एक घातक शिकारी बनाते हैं। आज आपको एक ऐसे ही इंसानी वुल्फ पैक की कहानी सुनाएंगे। बताएंगे कि अक्टूबर की एक दोपहर क्या हुआ, हाई सिक्योरिटी कॉन्सुलेट के भीतर दूसरी मंजिल पर क्या हुआ जब शिकारियों का एक झुंड दम साधे अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। हत्या की योजना बन चुकी थी, अमल करने का वक्त आ गया था, साजिश का रिवीजन हो रहा था। बात हो रही थी कि हत्या के बाद लाश को कितने टुकड़ों में काटा जाए, कैसे उन टुकड़ों को पैक किया जाए। कौन था इस टीम का लीडर, किसके कहने पर कत्ल की तैयारी हो रही थी, और क्यों शिकार खुद चलकर अपनी मौत के पास आया। इस हत्या से सऊदी के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS का क्या लिंक है, एक पत्रकार का क्या संबंध है, उसके प्रेम का क्या संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय तमाशे का क्या संबंध है, सब जानेंगे विस्तार से दुनियादारी में। तुर्की के इस्तांबुल शहर में चलते हैं। वहाँ पे बेसिकटास नाम का इलाका है। यहाँ है एक पीले रंग की इमारत। इस इमारत में है सऊदी अरब का वाणिज्यिक दूतावास। 2 अक्टूबर 2018 को इस इमारत की दूसरी मंजिल पर कुछ लोगों की मंत्रणा चल रही थी। लगभग 1:14 हुए होंगे। मीटिंग में सऊदी खुफिया विभाग का अधिकारी था, महेर मुतरेब नाम था उसका। वो वॉकी टॉकी पर किसी से पूछ रहा था, जिस जानवर की बलि देनी है वो आ गया क्या? उधर से जवाब में हामी आई। 2 मिनट बीतते बातचीत को और कॉन्सुलेट की मुख्य इमारत के भीतर एक आदमी दाखिल हुआ। इस आदमी का नाम था जमाल खशोगी। खशोगी सऊदी के नागरिक थे, पत्रकार थे, और ऐसा नहीं कि बहुत क्रांतिकारी हो, सत्ता को लगातार चुनौती दे रहे हो। हौले हौले अपना काम करने में, अपनी बात कहने में यकीन रखते थे। लेकिन 2015 में MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान उनके पावर में आने के बाद खशोगी मुश्किल में पड़ गए। MBS टर्म याद रखिएगा, बार बार मोहम्मद बिन सलमान नहीं बोलूंगा, शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, MBS। खशोगी सत्ता में रिफॉर्म की बात करते, जबकि MBS का स्वभाव था कि जिस किसी पर आलोचना की शंका हो उसे किनारे लगा दो। सऊदी रिजीम ने खशोगी के अखबार में लिखने पर पाबंदी लगा दी, ट्विटर अकाउंट पर बैन लगा दिया। खशोगी को सऊदी में अपना भविष्य डावाडोल लगने लगा, इसलिए सितंबर 2017 में वो अमेरिका चले गए, वहां पर शरण ले ली। यहाँ वो वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के लिए कॉलम लिखने लगे, और अपने पहले ही कॉलम में खशोगी ने लिखा कि MBS ने सऊदी में आतंक मचाया हुआ है। खशोगी ने लिखा कि किसी भी दिन गिरफ्तार होने के डर से वो सऊदी छोड़कर आए। खशोगी अपने लेखों में लगातार MBS के तौर तरीकों की आलोचना करते रहे। हालांकि उनका कहना था कि मैं सऊदी राजशाही का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सिस्टम में रिफॉर्म चाहता हूं। तो खशोगी को लगता था कि वो सत्ता के हितैषी हैं, व्यक्ति के आलोचक, लेकिन सऊदी की सत्ता जो उस वक्त वो व्यक्ति चला रहा था, MBS चला रहा था, उन्हें अपना दुश्मन मान चुका था। आप खशोगी का परिचय जान गए। अब वापस लौटते हैं 2 अक्टूबर 2018 की दिन में, दोपहर में, जब खशोगी इस्तांबुल स्थित सऊदी कॉन्सुलेट में दाखिल हो रहे थे।
क्यों आए थे खशोगी वहां? इसकी वजह है प्यार, प्रेम, लव स्टोरी। खशोगी का 3 दफा तलाक हो चुका था। फिर तुर्की में ही हेटिस सेंजिग नाम के एक रिसर्चर से उनकी मुलाकात हुई। दोनों को प्यार हुआ। उन्होंने शादी का फैसला किया, लेकिन एक अड़चन थी। खशोगी सऊदी के थे, हेटिस तुर्की की। ऐसे में शादी रजिस्टर करने के लिए खशोगी को सऊदी द्वारा दिए गए कुछ कागजातों की जरूरत थी, और इसी पेपर वर्क के लिए खशोगी उस रोज अपॉइंटमेंट लेकर सऊदी कॉन्सुलेट पहुंचे थे। कॉन्सुलेट के बाहर कार में उनकी मंगेतर थी। खशोगी इमारत में दाखिल हुए, और ये आखिरी दफा था जब किसी ने उस इमारत के बाहर खशोगी को जिंदा देखा। कई घंटे बीत गए, खशोगी कॉन्सुलेट से बाहर नहीं निकले, और तब उनकी मंगेतर ने इस प्रकरण की जानकारी तुर्की के अधिकारियों को दी। अधिकारियों को लगा खशोगी अभी भी सऊदी कॉन्सुलेट के भीतर होंगे, लेकिन सऊदी का कहना था खशोगी जा चुके हैं। वो कहाँ थे किसी को पता नहीं। फिर पता चला 9 अक्टूबर को, जब तुर्की ने कहा कि खशोगी की हत्या हो गई। तुर्की के मुताबिक सऊदी राजघराने के किसी ऊपरी आदमी ने खशोगी को मारने का हुक्म दिया था। खशोगी की हत्या के लिए रियाद से एक टीम तुर्की भेजी गई थी। तुर्की ने बताया कि कॉन्सुलेट के भीतर खशोगी की हत्या के बाद आरी से उनकी लाश के टुकड़े किए गए। फिर एक काले रंग की मर्सिडीज में उनकी लाश के हिस्सों को कॉन्सुलेट से बाहर ले जाया गया। क्या तुर्की के पास इन संगीन आरोपों से जुड़ा कोई सबूत था? जवाब है हाँ। तुर्की के पास 2 बड़ी चीजें थी। पहला सबूत था एक सर्विलांस फुटेज। ये 2 अक्टूबर का फुटेज था। इसमें सऊदी से आए 15 लोग कॉन्सुलेट के भीतर घुसते दिख रहे थे। इनमें सऊदी का एक फॉरेंसिक डॉक्टर और एक टॉप सुरक्षा अधिकारी शामिल था। तुर्की के मुताबिक इसी किलिंग स्क्वाड ने खशोगी को मारा था। एक और बड़ा सबूत था ऑडियो रिकॉर्डिंग। तुर्की के मुताबिक उसने आवाज पकड़ने वाले उपकरणों से 2 अक्टूबर को सऊदी कॉन्सुलेट के भीतर हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। तुर्की ने ये रिकॉर्डिंग बाद में CIA और UN को दी। इन रिकॉर्डिंग्स को क्रेडिबल यानी कि भरोसा करने लायक एविडेंस माना गया, और इन्हीं के आधार पर जून 2019 में UN ने 101 पन्नों की एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की। इससे पता चला कि 2 अक्टूबर 2018 की उस दोपहर को खशोगी के साथ आखिर हुआ क्या था। वो 1:14 पर कॉन्सुलेट में दाखिल हुए, और वहां पर जैसे ही वो भीतर पहुंचे काउंटर से अंदर, उन्हें तत्काल सऊदी जाने का निर्देश मिला। खशोगी ने इसका विरोध किया। फिर उन्हें काबू में करने के लिए सऊदी अफसरों ने एनेस्थीसिया देने की कोशिश की। खशोगी ने बचने की कोशिश की, और तब बाकी लोगों ने उन्हें जकड़ लिया, उनकी गर्दन को दबा दिया। खशोगी छटपटाने लगे, और उन्हें तड़पता देख वहां मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। इन्हीं ठाकों के बीच थोड़ी देर बाद खशोगी का शरीर शांत पड़ गया। वो आखिरी में बुदबुदा रहे थे, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। वो जिंदा होते तो 11 दिन बाद यानी कि 13 अक्टूबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाते। खशोगी की हत्या हो गई। फिर लाश का क्या हुआ? ये सवाल आज भी पहेली है। इतना पता है कि मर्डर के बाद कॉन्सुलेट में ही एक आरी से खशोगी के टुकड़े किए गए। फिर इन्हें पैक करके अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में रखा गया। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। बस ये पता है कि उस रोज सऊदी कॉन्सुलेट से एक आदमी एक बड़ा सा सूटकेस लेकर निकला। माना जाता है कि उसी सूटकेस में खशोगी के टुकड़े थे। अंदाजा है कि इस सूटकेस को कॉन्सुलेट अधिकारी के घर ले जाकर जला दिया गया। अंदाजा एक ये भी है कि कॉन्सुलेट के भीतर ही शायद उन हिस्सों को तेजाब में गलाकर वहां स्थित एक कुएं में फेंक दिया गया। सब थ्योरी है, पुष्टि नहीं है। यह तय है कि उनको मारा जा चुका है। इन सबूतों के आधार पर तुर्की ने सऊदी के 18 लोगों पर एक केस भी दर्ज किया। इसके अलावा जनवरी 2019 में सऊदी ने, जी आपने सही सुना, सऊदी अरब ने भी 11 लोगों पर केस शुरू किया, लेकिन कहा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शुरू हुआ है। दिसंबर 2019 में सऊदी की एक कोर्ट ने इनमें 5 को खशोगी की हत्या के इल्जाम में मौत की सजा भी सुना दी। सजा पर फिर अपील हुई। अपील पर 7 सितंबर यानी कि बीते दिन 7 सितंबर 2020 को आखिरी फैसला आया। फैसले में 5 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जो उसे पलटकर 20 साल की कैद कर दी गई। 3 और दोषियों को 7 से 10 साल जेल की सजा मिली। पर ये 8 लोग कौन हैं नहीं पता। सऊदी अरब ने इनकी पहचान नहीं बताई। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया और मानवाधिकार संगठन इस ट्रायल को ड्रामा और फ्रॉड बता रहे हैं। आपको ध्यान है, जब खशोगी कॉन्सुलेट के भीतर गए थे तो बाहर इंतजार कौन कर रहा था? उनकी प्रेमिका, उनकी मंगेतर। उनका पक्ष आया। उन्होंने कहा ये न्याय नहीं, न्याय के नाम पर हुआ तमाशा है। क्या सऊदी ने यह फैसला सुनाकर खशोगी की हत्या का इंसाफ कर दिया? क्या खशोगी के हत्यारी सच में पकड़े गए?
नहीं, सऊदी में हुआ ये ट्रायल तमाशे से कम नहीं था। इसमें किसी बड़े अधिकारी को सजा नहीं हुई। मसलन इसमें सऊद अल कहतनी को सजा नहीं हुई। अब ये किरदार कौन है? सऊद अल कहतनी। ये आदमी MBS का नजदीकी है। सऊदी राज परिवार का मीडिया सलाहकार था। कहतनी को MBS का हेंचमैन माना जाता है। इल्जाम है कि वो विदेश में बैठे MBS आलोचकों को ठिकाने लगाता था। पहले भी कई दफा उसका नाम आ चुका है। 2017 में जब नाम आया और उससे ये सवाल पूछे गए तो उसने एक ट्वीट किया था। किसने? कहतनी ने। और ट्वीट में लिखा था, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं बिना आदेश के खुद अपनी मर्जी से कुछ भी करता हूँ? मैं एक कर्मचारी हूँ। मेरा काम है सुल्तान और क्राउन प्रिंस के आदेश को पूरा करना। कहतनी का खशोगी मर्डर से क्या लिंक है? असल में खशोगी ने अपनी हत्या के पहले अपने दोस्तों के आगे कई बार कहतनी का नाम लिया था। खशोगी ने बताया कि कहतनी कई बार फोन करता है, सऊदी लौटने को कहता है। खशोगी मर्डर के बाद जब सऊदी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना तो उसने कई टॉप अधिकारियों को बर्खास्त किया। इसमें कहतनी भी था, लेकिन उस पर क्या कोई केस चला? कोई खबर नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि MBS को क्या सज़ा मिलेगी? क्या कोई सज़ा मिल सकती है? क्या मुमकिन है? क्या उन्हें उस हत्या की जानकारी नहीं थी? खशोगी की हत्या के कुछ दिन बाद CIA ने इस मामले में जांच की थी और कहा था कि मर्डर के पीछे MBS का हाथ होने के ठोस सबूत हैं। इन सबूतों में MBS के भाई खालिद बिन सलमान द्वारा खशोगी को किया गया फ़ोन कॉल भी शामिल है। खालिद उस समय अमेरिका में सऊदी के राजदूत थे। उन्होंने ही खशोगी से इस्तांबुल कॉन्सुलेट में जाने को कहा था। UNHRC द्वारा समर्थित एक जांच में भी इस हत्या के पीछे MBS पर ही उंगली उठाई गई थी। लेकिन MBS का बाल भी बांका नहीं, और वजह है उनकी ताकत, उनका ओहदा। यही ओहदा वो वजह है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद ट्रंप प्रशासन MBS के साथ खड़ा रहा। ट्रंप ने कहा, जब तक अपराध साबित नहीं होता आदमी बेगुनाह माना जाता है। बड़े मामले में, इस मामले में यही ट्रेजेडी है। अपराध साबित कैसे होगा? जिस पर अपराध का आरोप है उसी की अदालत है, जो आरोपी है वही जज है, तो न्याय कैसे मिलेगा? और ये तमाशा न्याय का ये यहाँ खत्म नहीं होता। सऊदी के कानून में पीड़ित का परिवार अगर चाहे तो अपराधियों को माफ़ी दे सकता है। खशोगी का परिवार सऊदी में है। आप समझ सकते हैं किसके दबाव में होगा, किसके नियंत्रण में होगा। इस परिवार ने बयान जारी करके कहा है कि हम हत्यारों को माफ़ कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये न्याय के नाम पर कैसा तमाशा है। बहुत मुमकिन है कि फर्जी ट्रायल से जिन लोगों को सज़ा मिली, जिनका नाम जाहिर नहीं किया गया, उनको भी शायद रिहा कर दिया जाए। ये है सऊदी अरब का अद्भुत जस्टिस सिस्टम। आप खुद तय करिए, क्या ये जस्टिस है, क्या ये सिस्टम है? ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी बेलारूस से है। यहाँ की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोलेनिकोवा, उनके समेत 2 और नेता गायब हो गए थे। सहयोगियों के मुताबिक कुछ नकाबपोश लोग उन्हें एक गाड़ी में अगवा करके ले गए। अब इस मामले में बेलारूस के बॉर्डर अधिकारियों का बयान आया। उन्होंने कहा कि मारिया यूक्रेन जाने की कोशिश कर रही थी, इसके चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हम जानते हैं कि बेलारूस में महीने भर से राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। मारिया इन प्रदर्शनों की अहम धुरी थी। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले हफ्ते आग लगी और ये आग अब 23 जगहों पर फैल गई। इतनी भीषण कि 15,000 दमकल कर्मी मिलकर भी आग नहीं बुझा सके। ये आग अब तक 79,000 एकड़ ज़मीन निगल चुकी है। और दमकल विभाग की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस आग के चलते योसेमाइट नेशनल पार्क और अगल बगल के शहरों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। बाकी पर्यावरण का, वन्यजीवों का नुकसान तो है ही। तीसरी सुर्खी फिलीपींस से है। 6 साल पहले यहाँ एक US मरीन जोसेफ स्कॉट पेम्बर्टन, उन्होंने एक ट्रांसजेंडर महिला की हत्या की थी। पेम्बर्टन इसकी सजा काट रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते अच्छे बर्ताव के आधार पर उन्हें रिहा किया गया। पीड़ित परिवार को यह रिहाई नहीं भाई, उन्होंने इसके खिलाफ अपील की। ऐसे में राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेम्बर्टन को मुआफी दे दी। इसे लेकर फिलीपींस में नाराजगी है। विपक्षी नेता और एक्टिविस्ट इसे न्याय व्यवस्था का मखौल बता रहे हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी तारीख की। आज तारीख है 8 सितंबर और इसका इतिहास जुड़ा है एक मैगजीन के कवर से। इस पर छपा था एक एयरफोर्स अफसर का चेहरा जो अपने परिवार की परंपरा निभाते हुए वायुसेना में गया, देश के लिए युद्ध लड़ा, युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए सम्मान और अवार्ड पाए, लेकिन उसे मिला ये सारा सम्मान एक दिन उससे छीन लिया गया। वजह, उसने अपने विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी और इसमें बताया था कि मैं समलैंगिक हूँ,
ये हूं। और इसी बात पर एयरफोर्स ने इस बहादुर और देशभक्त अधिकारी को बर्खास्त कर दिया। बात 45 बरस पुरानी है, 8 सितंबर 1975 की, जब इस अफसर की कहानी टाइम मैगजीन में छपी। मैगजीन ने कवर पेज पर इस अफसर की यूनिफॉर्म पहने एक तस्वीर छापी जिसका कैप्शन था, मैं समलैंगिक हूं। ये टाइम मैगजीन के सबसे ऐतिहासिक कवर पेजेस में से एक है। ये कहानी है लियोनार्ड मोतलोविक की। लियोनार्ड अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी थे। परिवार रोमन कैथोलिक, समलैंगिकता को बीमारी और ईश्वर का श्राप मानता। सोसाइटी की भी यही सोच थी। ठीक है, क्या कहें, आज भी बहुत लोगों की यही सोच है। और एयरफोर्स वो भी समलैंगिकों के साथ सहिष्णु नहीं था। इस पूरे माहौल के कारण लियोनार्ड में कभी हिम्मत नहीं हुई, अपनी समलैंगिक पहचान जाहिर करने का साहस नहीं हुआ। लेकिन फिर 1974 में एक मैगजीन आर्टिकल ने उनकी जिंदगी बदल दी। इसमें लिखा था कि एक गे राइट्स एक्टिविस्ट सेना में समलैंगिकों के साथ होने वाले भेदभाव पर काम कर रहे हैं। इस आर्टिकल के प्रभाव में लियोनार्ड ने अपने सीनियर्स को अपने गे होने की बात बताई और इसके जवाब में एयरफोर्स ने लियोनार्ड को डिस्चार्ज कर दिया। लियोनार्ड ने इसके खिलाफ अपील की। कोर्ट ने उन्हें दोबारा नियुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन एयरफोर्स ने फिर से बहाल करने की जगह उन्हें मुआवजा देना मंजूर किया। लियोनार्ड के साथ हुए सलूक ने समलैंगिक अधिकारों के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। खूब मीडिया कवरेज हुआ। टाइम का वो यादगार कवर पेज इस कवरेज का हिस्सा था। लियोनार्ड पूरी जिंदगी समलैंगिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। वो 44 साल के थे जब 1988 में उनकी मौत हुई। उनकी कब्र के पत्थर पर लिखा था, जब मैं सेना में था तो 2 लोगों को मारने पर मुझे तमगा मिला। जब मैंने एक इंसान से, एक लोग से प्यार किया तो उसी सेना ने मुझे बर्खास्त कर दिया। ये थी आज की तारीख की कहानी। अब ईमानदारी से पूछिए, एक व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा हो, ये सिर्फ उस व्यक्ति की बनावट, उसकी मानसिक और शारीरिक बनावट, उसकी मनमर्जी की चौहद्दी में आता है या समाज इसमें खुद मुख्तार बन सकता है? ईमानदारी से पूछिए, हम इस होमोफोबिया से कब मुक्त होंगे? कब हम दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देना बंद करेंगे? वरना मार्मिक कहानियाँ सुनने भर से सोच में बदलाव नहीं आता। दुनियादारी में आखिर में विश्व कविता। आज बारी है तिब्बत के कवि तेनजिन सुंदे की लिखी एक कविता की। हिंदी में इसका अनुवाद किया है अशोक पांडे ने। कविता का हिंदी शीर्षक है निर्वासन का घर। ये कविता उन लाखों तिब्बतियों के नाम जिनका वतन और जिनकी आज़ादी चीन ने छीन ली है। भारत आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, भविष्य में भी खड़ा रहेगा। अपनी ज़मीन, अपनी संस्कृति को खोने का दर्द क्या होता है हम तिब्बत के लोगों से जानते हैं, और इन सब के बावजूद जिजीविषा और संघर्ष को बचाए रखने का नाम क्या होता है ये भी हम तिब्बत के लोगों से जानते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। छू रही थी हमारी खपरेलों वाली छत और 4 दीवारें ढह जाने की धमकी दे रही थीं। लेकिन हमें बहुत जल्द लौट जाना था अपने घर। हमने अपने घरों के बाहर पपीते उगाए, बगीचे में मिर्चें और बाड़ों के वास्ते चंगमा। तब गौशालों की फूंस ढकी छत से लुढ़कते आए कद्दू, नांदों से लड़खड़ाते निकले बछड़े। छत पर घास, फलियों में कल्ले फूटे और बेलें दीवारों पर चढ़ने लगी। खिड़की से होकर रेंगते आने लगे मनी प्लांट। ऐसा लगता है हमारे घरों की जड़ें उग आई हों। बाड़ें अब बदल चुकी हैं जंगल में। अब मैं कैसे बताऊं अपने बच्चों को कि कहां से आए थे हम। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं
कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।